मुझे लिंक ही 5 मिनट पहले मिला है। अगर मुझे लिंक पहले मिल जाता तो मैं पहले ये काम कर लेता। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ, बट प्लीज आप चुप हो जाइए। कमलेश कुमार जी आप भी, नो प्रॉब्लम, है ना। विल टेक आज थोड़ा ज्यादा समय तक लेंगे। आज हम लोग बात कर रहे थे, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग पब्लिक गुड्स। तो अब हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि मैं आपके संग शेयर कर सकता हूं अपनी स्क्रीन, और स्क्रीन शेयर करने के साथ आपको मैं डायग्राम्स जो दिन नहीं बना पाया लोग बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग पब्लिक गुड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक गुड्स। और हम लोगों ने कहा नंबर 1 व्हाट वी सेड वाज कि देयर आर टू एसेंशियल क्वालिटीज, दो बहुत आवश्यक चीजें होती हैं एक गुड को पब्लिक गुड बनाने के लिए। वन इज राइवलरी या नॉन राइवलरी, यानी एक वस्तु का अगर आप प्रयोग करेंगे तो और लोग भी उसे कर सकते हैं, पहली विशेषता। दूसरी नॉन एक्सक्लूजन, अपवर्जन का अभाव, यानी आपके इस्तेमाल करने के बाद बाकी लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, जिस वस्तु में ये दोनों गुण पाए जाते हैं, नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूजन, यानी आप उपभोग करें और बाकी कोई उपभोग करे, और उसमें एक्सक्लूजन की भी संभावना हो, ऐसी वस्तु का नाम हम लेंगे प्योर पब्लिक गुड। प्योर पब्लिक गुड में दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, नॉन राइवलरी, जैसे मैंने बताया था कि डिफेंस भारत की, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सुरक्षा की बात करें, तो ये जो सुरक्षा है, ये डिफेंस माने अगर एक आदमी के लिए है तो 10 आदमियों के लिए है, 100 आदमियों के लिए, 130 करोड़ आदमियों के लिए है। इसमें किसी एक आदमी के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इज 0। अगर भारत की जनसंख्या 100 करोड़ है, 110 करोड़ है, 130 करोड़ है, इन आदमियों के बढ़ने से, 10-20 करोड़ आदमियों के बढ़ने से भी डिफेंस से कोई सीधा संबंध नहीं है। यानी एक आदमी के बढ़ने से डिफेंस का खर्चा बढ़ता नहीं, 10 आदमियों के बढ़ने से डिफेंस का खर्चा बढ़ता नहीं या घटता भी नहीं। नॉन एक्सक्लूजन माने जो भी चाहें, उसकी मजबूरी है हमें कि वो भारत में रहता है तो उसको हमको ये सुविधा प्रदान करनी ही पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो डिफेंस है या रोड है या ब्रिज है, ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं, पुल है, ये सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो नॉन राइवल भी हैं, नॉन एक्सक्लूजन भी हैं। इनको हमने कहा प्योर पब्लिक। इसके बाद हमने कहा कि देयर आर, इनकी विशेषता मैंने आपसे बताया कि नंबर 1 मार्जिनल कॉस्ट इज 0, और नंबर 2 इसकी प्रॉब्लम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हमने कहा देयर आर इम्प्योर पब्लिक गुड्स। इम्प्योर पब्लिक गुड्स ऐसी होती हैं जिनमें या तो राइवलरी पाई जाएगी, एक्सक्लूजन नहीं, और या तो एक्सक्लूजन पाया जाएगा, राइवलरी नहीं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए बताया था, मान लीजिए जी टीवी का कोई सिनेमा शो चल रहा है, एक आदमी इस्तेमाल करने से दूसरे आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैसी चीज है, नॉन राइवल। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, कहेंगे जिनके पास
एक छतरी होगी और जिनके पास एक कोड होगा, केवल उन्हीं को ये दिखाई देगा, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो इसमें हमने क्या विशेषता बताई, ये नॉन राइवल है, यानी कंपटीशन नहीं है, यानी एक इस्तेमाल करने से दूसरे का सिग्नल बंद नहीं होगा, लेकिन हम इसमें एक्सक्लूजन कर सकते हैं किसी भी हालत में। और कभी कभी ऐसा होगा कि हम चीजों को पाएंगे कि मतलब वो चीजें कैसी हैं, राइवल हैं, लेकिन राइवलरी के बाद उनमें एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं होगा। मैंने इसका भी आपको उदाहरण दिया था, जैसे गंगा के किनारे मछली मारना, फिशिंग। अगर एक आदमी मछली ज्यादा मारेगा तो दूसरी आदमी का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने ये कहा आपसे कि ये राइवल गुड है मछली, लेकिन एक्सक्लूजन नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी दूर तक हम पूरी दुनिया में लोगों को बैठाल नहीं सकते। ऐसी वस्तुओं को मैंने आपसे बताया कि दे आर कॉल्ड एज इम्प्योर पब्लिक गुड। पब्लिक गुड और इम्प्योर पब्लिक गुड का एक ही अंतर है, पब्लिक गुड में दोनों बातें होनी चाहिए, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूजन। लेकिन इम्प्योर पब्लिक गुड में क्या हो सकता है कि अपवर्जन हो सकता है, तो प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, प्रतियोगिता नहीं होगी, और यदि प्रतियोगिता होगी तो एक्सक्लूजन संभव नहीं होगा। ये प्योर और इम्प्योर पब्लिक गुड के जो झगड़े हैं, इनसे हम इनकी अब डिमांड कर, जो उस दिन हम नहीं बना पाए थे, वो आपको सिखा देते हैं या समझा देते हैं, क्योंकि उस दिन मैं ये डिमांड कर्व नहीं बना पाया था। देखिए, किसी भी वस्तु को जिसको हम आज प्राइवेट गुड कह रहे हैं, इस प्राइवेट गुड की जो डिमांड कर्व होती है कैसी होती है, जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों ने खूब पढ़ा है। ये जो डिमांड कर्व, स्क्रीन शो नहीं, स्क्रीन नहीं शो कर रहा, ऐसा कैसे हो? आईडी को पिन कर दो, अरे भाई ऐसा ना करिए, बिना स्क्रीन के। मैं फिर से बता रहा हूं कि बिना स्क्रीन के इकोनॉमिक्स आगे कैसे पढ़ाऊंगा। जितने टैक्स के इंसिडेंट्स वगैरह के डायग्राम ही तो पढ़ाने हैं मुझे। जो अर्थशास्त्र का टीचर होता है वो बिना डायग्राम के नहीं पढ़ा पाता बेटा। सर दिख रहा है, ये लोग ओपन नहीं कर पा रहे। सर अच्छा, ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी बीएड आकर ये लोग सीख नहीं पाए हैं ऑनलाइन टीचिंग। तो अगर मैं बुढ़ाओं के तो आप भी सीख लेंगे, जल्दी जल्दी सीख लेंगे। और ये भी कर सकते हैं कि फिर अलग से जो लोग हैं उनको मैं अलग से पढ़ा दूं, लेकिन इस समय देखते रहिए प्लीज। राजन यादव तुम प्रेजेंट नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई अमन गुप्ता तुम भी प्रेजेंट नहीं कर रहे यार, लेट मी प्रेजेंट। तो देखिए, अगर एक आदमी की डिमांड कर्व ये है, ठीक है ना, और एक दूसरे आदमी की डिमांड कर्व ये है, एक हम मान लें कि एक इसकी डिमांड कर्व है राम की, ये डिमांड कर्व है मोहन की। अरे भाई स्मिता पटेल, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग। यहां पर हमने मान लीजिए रख दिया कोई वस्तु एप्पल, और ये हो गई प्राइस ऑफ द एप्पल। अरे सौम्या शुक्ला इज ऑल्सो प्रेजेंटिंग बेटा, तुम लोग चलिए अब ध्यान से देखिए, इस प्राइस पर थोड़ी देर के लिए देखिए, ये प्राइस है। सर आपका केवल इमेज शो कर रहा है, वो डायग्राम नहीं शो कर रहा है। हाँ सर, भाई सेकंड आईडी पर देखो, सेकंड आईडी पर उस पे शो कर रहा है। दो आईडी ऐड है, सेकंड आईडी पर पिन करिए तो करेगा। अगर एक आदमी बोलेगा तो सब सुन पाएंगे, अगर सब लोग बोलोगे तो एक भी नहीं सुन पाएगा। जो आदमी ने ये हमको आईडी दी है, जिसका नाम अमन है, वो एक बार बोल के बता दे बाकी लोगों को, क्योंकि बिना डायग्राम के बेटा हम क्या पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, हमें तो आंकड़े भी देने पड़ेंगे, डायग्राम भी देना पड़ेगा। सब लोग एक बार में सीख लो, आ जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। जो मैं सीख सकता हूं बोर्ड अपने घर पर, तो आप भी सीख सकते हैं, आ जाएगा। जिसका नहीं आ रहा है वो एक दिन में सीख लेगा। आज मैं ये पढ़ा चुका हूं, केवल डायग्राम से बता रहा हूं, कल से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा। कल तो नहीं पढ़ाऊंगा, कल मौनी अमावस्या है, इसके बदले में संडे को 1.5 घंटे का क्लास लूंगा। सर बस एक मिनट, सर बस एक मिनट। सर हाँ, जितने लोग नहीं स्क्रीन देख पा रहे हैं, जो 221 अदर लिखा उस पर क्लिक करेंगे और आपकी सेकंड आईडी पे जाएंगे, वहां पे 3 डॉट पे क्लिक करके पिन करेंगे, स्क्रीन आ जाएगा। जितने लोग नहीं देख पा रहे हैं फिर से बोल दो इसी को एक बार। सर, जो आपके बगल में 221 अदर पीपल दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपकी 2 आईडी है, नीचे वाली आईडी पे जाएंगे जिसमें आप एक बोल रहे हैं, नीचे वाली आईडी पे 3 डॉट है साइड में, वहां पे पिन लिखा हुआ है, पिन क्लिक करेंगे, सीधे स्क्रीन पे आपकी जो लिखे हैं वो आ जाएगा तुरंत सर। बस
भाई ओनली सर केवल एक आईडी शो कर रही है। नहीं भाई यार नहीं हो रहा है। अरे भाई एयू कैंपस बताओ यार कुछ क्या हुआ है, दिक्कत हो जा रही भाई। नहीं हो पा रहा है। भाई सेकंड आईडी पे आ गई। स्क्रीन ओपन हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर, बताए पढ़ाइए अब। हो गया भाई। हाँ हो गया। करो यार, करने से होता है। हाँ हो गया। अरे भाई कैसे हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है। जी भाई दिखाई नहीं दे रहा है। दो आईडी नीचे वाले आईडी पे आ रहे। उसकी आईडी पे जाइए, पिन लिखा है उसी पे क्लिक करिए, आ जाएगा। ये बता दीजिए भैया, दूसरी आईडी किस नाम सर का नाम लिखा है, सर का नाम लिखा है, उसी पर 3 डॉट पर क्लिक करके पिन पर क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। थैंक यू। Sir, you have muted yourself, so you are audible. आकांक्षा, अमन, एवरीबडी, समर प्रताप, मैं सब लोगों से कह रहा हूं, बड़ा सिंपल काम होता है। जब मैं प्रेजेंट करूंगा, अभी मैं प्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूं, जब मैं प्रेजेंट करूंगा तो आपको वहां पर मेरी आईडी के नीचे एक स्क्रीन लिखा हुआ दिखाई देगा, उसको टच करिएगा तो स्क्रीन दिखने लगेगी। जब मैं दिखूंगा तो स्क्रीन कैसे दिखेगी? बात समझ में आ गई? अब मैं चला जाऊं प्रेजेंटेशन पर, नहीं तो मेरा ऐसे ही टाइम बहुत वेस्ट होगा। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं संडे के दिन 10:30 से 1.5 घंटे का क्लास लूंगा। दयाशंकर क्या हुआ, हर आदमी बताएगा तो कैसे काम चलेगा? हो गया सबके लिए? जाऊं स्क्रीन पर? यस सर। शुड आई गो टू द स्क्रीन नाउ? यस सर, यस सर। ठीक, यस सर। बस अब परेशान मत होइएगा, क्योंकि आज तो मैं रिपीट कर रहा था, लेकिन मैं संडे को 1.5 घंटे का क्लास लूंगा। सब लोग तैयार रहिएगा। और ये जो अमन है, ये हमको आईडी भेज देगा, सबको आईडी भेज देगा। जी गुरुजी। ठीक है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि 20 रुपए का एक एप्पल बिकता है, तो मोहन कितने एप्पल खरीदेगा? ध्यान से देखिए, अपने आप इसके सामने एक लाइन खींच दें। ये इसकी डिमांड कर पर आया, इसने मान लीजिए खरीदा 5 एप्पल, लेकिन 20 रुपए के दाम पर जो राम है वो ज्यादा एप्पल खरीद रहा है, मान लीजिए खरीद रहा है 10 एप्पल। तो अगर हम 20 रुपए पर दोनों की सर आपकी आवाज म्यूट है। सर आप ही म्यूट कर लिए हैं अपना। अब आ रही है आवाज? यस सर। एकदम बढ़िया आ रही है। यस सर। ठीक है, ठीक यस सर, आवाज आ रही ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मार्केट डिमांड कर कैसे जोड़ते हैं? 5 + 10 = 15। अगर ये दाम घट गया, मान लीजिए इतना हो गया, तो एक आदमी की डिमांड कितनी हो गई? मान लीजिए 8, और दूसरे आदमी की डिमांड कितनी है? मान लीजिए 18। तो टोटल डिमांड हो गई 28। तो मार्केट डिमांड कर क्या करते हैं? क्षैतिज योग। क्षैतिज योग माने हॉरिजॉन्टल एडिशन। इतना इसको जितना खरीदना है प्लस इसको जितना खरीदना है, तो मार्केट में इतना बिकेगा। तो एट 20 rupees the demand of Mohan is only 5, the demand of Ram is 10, the total demand is 15. At 15 rupees the demand of Mohan is more, now the demand of Ram is still more, the total demand increases. At a lower price अगर हम और नीचे चले जाएं तो what happens? The demand of Mohan increases, the demand of Ram further increases, दोनों को जोड़ने पर ये मिल गया।
तो ध्यान से देखिए कि जो प्राइवेट गुड होती है उसमें कैसे जोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल एडिशन। हॉरिजॉन्टल एडिशन माने एक व्यक्ति की मांग को दूसरी व्यक्ति के मांग से इसी कीमत पर जोड़ देते हैं। जब पब्लिक गुड आएगी तो इसका एडिशन अलग ढंग से होगा। ध्यान से देखिए क्यों होगा, दिस मैन्स डिमांड प्लस दिस मैन्स डिमांड प्लस दिस मैन्स डिमांड, कितनी भी डिमांड हो रोड की, अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो रोड की डिमांड ऐसे दिखाई देगी प्राइवेट गुड होती तो। लेकिन पब्लिक गुड में कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे जोड़ते हैं क्योंकि रोड एक बार बन गई तो सबके काम आ जाएगी। अब इस रोड के बनने के बाद सबके काम आ जाएगी। तो यहाँ पर डिमांड कर को जोड़ने का तरीका होता है वर्टिकल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम वर्टिकल यानी ऊर्ध्व ढंग से जोड़ते हैं। तो इसका जो मांग वक्र है वही अलग ढंग का होता है, बिकॉज एक रोड बन गई तो अब राइवलरी रही नहीं। राइवलरी का मतलब क्या है, एक आदमी जाए, दो आदमी जाए, 10 आदमी जाए। अब मिस्टर ए जो है, ध्यान से देखिए, इस रोड पर कितनी बार जाना चाहते हैं, 10 बार, दूसरा आदमी 20 बार, तीसरा आदमी 30 बार, 30, 20, 50, 10, 60 बार जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रोड पर और लोग भी चल सकते हैं। यहाँ क्या चीज नहीं है, राइवलरी नहीं होती, एक आदमी से दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक बार ये रोड बन गई तो इस पर तीनों आदमी चल सकते हैं। अब इनमें से किसी ने अगर पैसा दिया कि नहीं दिया वो अलग चीज है, लेकिन रोड पर चलने से रोकना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, और वो शब्द इस्तेमाल किया नॉन एक्सक्लूजन। इस नॉन एक्सक्लूजन की वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है। हर आदमी क्या चाहता है, फ्री राइडिंग। अब तो सड़क बनी गई है तो मुझे कौन रोक सकता है जाने से, तो मैं सड़क पर टैक्स क्यों दूं, मैं इस सड़क पर चल सकता हूं बिना पैसे दिए, तो मुझे फ्री राइडिंग करनी चाहिए। तो मिस्टर ए दें, बी दें, सी दें, मैं क्यों दूं। हर आदमी इसी तरीके से सोचता है। इसलिए क्या हो जाती है, इसकी कोई मार्केट नहीं होती, और जिस चीज की मार्केट ही नहीं होगी उस चीज में प्राइस कैसे तय होगा। तो इसीलिए पब्लिक की मजबूरी है कि इसका प्रोविजनिंग कैसे करना पड़ता है, गवर्नमेंट प्रोविजनिंग। इसको याद करना है कि इसीलिए दुनिया में जब से देश बना, शासन बना, तब से केवल पब्लिक गुड के लिए कहा गया कि इसका प्रोविजन, इसको बनाने का काम सरकार का होगा, और सरकार क्या करेगी, इसके बदले में आपसे ले लेगी थोड़ा सा टैक्स। और इस टैक्स में किससे कितना लेगी उसके अलग प्रिंसिपल्स हैं। जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि पब्लिक गुड जो है उसको केवल सरकार बना सकती है, क्योंकि वहां पर मार्केट ही नहीं बन सकती, क्योंकि हर आदमी फ्री राइडिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर बन गई तो कोई एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। अब एक प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं बार बार, क्योंकि आधुनिक दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे आजकल टोल रोड होती है तो बिना टोल दिए इसलिए सड़क खराब हो रही है, तो हम उनसे जो पैसा लेते हैं वो मरम्मत वगैरह का होता है, सड़क बनवाने का पैसा नहीं लेते। तो पब्लिक रोड जो है वो क्या है, बेसिकली वहां एक्सक्लूजन करने के लिए जितना खर्च करना पड़ेगा उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जनरली पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट प्रोविजनिंग होती है। तो कुछ इम्प्योर पब्लिक गुड भी सरकार बनाती है, जैसे मैंने आपसे बताया ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज बनाने का खर्चा कैसे निकलेगा, सरकार के पास टैक्स से आमदनी नहीं आई, तो वो एक्सक्लूजन कर देती है कि भाई इस ब्रिज के दोनों तरफ हमने नाका लगा दिया, इस ब्रिज पर जाना है, यू हैव टू पे दिस मच ऑफ मनी। तो इस तरीके से सरकार एक दूसरे ढंग का टैक्स बदल सकती है, ले सकती है, जिसे हमने टोल कहा। लेकिन ये टोल अलग प्रकार का होता है। ये क्यों लगता है इसको भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये चीज बड़ी मुश्किल होती है समझने की। जो टैक्स भारत सरकार लेती है भारत के सभी नागरिकों से लेती है, सभी नागरिकों से। तो जब सभी नागरिकों से टैक्स लेती है तो उसके कौन से खर्च करने चाहिए, जो सभी के फायदे के हों, विच हेल्प ईच एंड एवरी वन। अब जरा सोचिए कि एक इलाहाबाद में यमुना ब्रिज पर एक हमने पुल बनाया है, इस यमुना ब्रिज के ऊपर जो हमने पुल बनाया है, क्या संभावना है
कि इस पर तमिलनाडु का आदमी आकर चलेगा, या इस पर वेस्ट बंगाल का आदमी चलेगा, या त्रिपुरा का आदमी चलेगा। इसका ज्यादा इस्तेमाल करने की संभावना किसकी है? जो इलाहाबाद के आसपास रहता होगा, कानपुर के आसपास रहता होगा, माने एक लोकल। तो लोकल जब लोग हैं, अगर हम टैक्स ले लें मद्रास के आदमी से, टैक्स ले लें हम कहीं और से, और पुल बनाए केवल यमुना पर या यहाँ पर, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टोल नाके बनाते हैं। ये जो टोल नाके बनते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं कि जिन लोगों को इस सड़क का ज्यादा इस्तेमाल करना है, दे शुड पे द मनी। ऐसी चीजें जो डिफेंस है, उसका इस्तेमाल तो पूरा देश कर रहा है, इसलिए इनके लिए क्या होता है, इससे हमने कहा प्योर पब्लिक गुड। एक तरीके से रोड और ब्रिज को भी प्योर पब्लिक गुड नहीं कहा जाता, क्योंकि ये किसी एक विशेष स्थान के लोगों के द्वारा काम में लाई जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 तरह की सरकारें बना देते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसका काम है पूरे देश के बारे में सोचना, तो उसकी पब्लिक गुड कौन सी हो गई? डिफेंस हुआ, जुडिशरी सिस्टम हुआ, वगैरह वगैरह। फिर एक स्टेट गवर्नमेंट बना देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, क्योंकि वो केवल एक विशेष स्थान के लोगों के लिए है, तो वहां के लिए एजुकेशन स्टेल या हॉस्पिटल या रोड्स, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। इसके नीचे एक और छोटी चीज बना देते हैं, पंचायत। जैसे किसी गांव में कोई हमने एक आराम घर बना दिया, या कोई हमने चरागाह बना दिया, तो ज्यादातर इस्तेमाल कौन करेंगे? बहुत लोकल लोग करेंगे। तो हम लोग जो सरकारों का बंटवारा करते हैं, वो भी इसी आधार पर करते हैं कि एक नेशनल लेवल पर पब्लिक गुड है, एक स्टेट लेवल पर पब्लिक गुड है, और एक बहुत नीचे के लेवल पर पब्लिक गुड है। तो पब्लिक गुड माने वो गुड जिसमें राइवलरी ना हो और एक्सक्लूजन की संभावना ना हो। तो पुराने अर्थशास्त्री, डाल्टन से लेकर के जितने अर्थशास्त्री थे, वो कहते थे सरकार का एक ही काम है, पब्लिक गुड बनाना। क्योंकि पब्लिक गुड अगर सरकार नहीं बनाएगी तो फ्री राइडिंग बिहेवियर के कारण ये कभी बनेगा ही नहीं। कहीं पर ट्रैफिक पुलिस का चौराहा क्यों बने? हर आदमी वहां पर भीड़ जमा कर लेगा, सब कुछ कम रहेगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का पेमेंट क्यों करेगा या ट्रैफिक लाइट क्यों लगाएगा? क्योंकि उसको मालूम है कि अपने आप अगर मैं नहीं पेमेंट करूंगा तो जो भी होगा देखा जाएगा, इसीलिए भीड़ लगती है, इसीलिए झगड़े होते हैं। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो पब्लिक गुड है वो कैसी गुड है कि कुछ लोगों को इससे लाभ मिलता है या सब लोगों को इससे लाभ मिलता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या है फ्री राइडिंग। यानी आदमी चुपचाप इसमें एंट्री कर लेता है और कोई भी उसका नुकसान नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा शब्द, प्योर इम्प्योर पब्लिक गुड के बाद दूसरा शब्द बताने जा रहा हूं। इसका नाम मैंने रखा था मेरिट गुड। ये मेरिट गुड क्या है इसको समझिए, इसीलिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसका भी डायग्राम बना देता हूं आपके सामने, चाहे मेरिट गुड कहिए चाहे किसी और से। मैंने कहा था हर वस्तु में एक एक्सटर्नैलिटी होती है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है बाह्यता। बाह्यता का मतलब एक एजेंट ए कोई काम करे, इससे बी पर प्रभाव पड़े। कैसा प्रभाव पड़ सकता है? पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है। काम कौन कर रहा है? ए। एजेंट ए क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। एजेंट ए क्या होगा? कंज्यूमर होगा। कुछ भी हो सकता है। इसी तरह एजेंट बी भी ए कुछ भी हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन काम ये कर रहा है। इस काम का या तो लाभ इससे मिल रहा है, आइदर गेटिंग बेनिफिट। फायदा किसको मिल रहा है? मिस्टर निश्चित रूप से बी को मिल रहा है, काम कर रहा है ए, और इसी तरह ए काम करे और बी का नुकसान भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सवाल है कि अगर इसे फायदा मिले तो क्या ये आदमी ए को कुछ पेमेंट करेगा, कंपनसेट करेगा, क्षति देगा या नहीं देगा? इसी तरह अगर इसका लॉस हो तो क्या ए इसको कंपनसेट करेगा, क्षतिपूर्ति करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी गुड्स को हम मेरिट गुड या पब्लिक बैड के नाम से पुकारते हैं। पब्लिक बैड को कुछ लोग डीमेरिट गुड्स भी कहते हैं। इनके बारे में सबसे पहले बताने वाला अर्थशास्त्री कौन था? एसी पीगू। इनके बारे में बताने वाला अर्थशास्त्री कौन था? केन्स। और इन लोगों ने कहा कि सरकार को इनमें भी भाग लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक डायग्राम बनाऊंगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू पीपल, आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। देखिए मैं कौन सा डायग्राम बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए कि आप एक स्टील कंपनी खोलते हैं, और स्टील कंपनी खोलने के बाद आप स्टील का दाम कैसे तय करते हैं, जरा सोचने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए देश में 100 स्टील कंपनियां हैं, मान लीजिए 100 देश में स्टील कंपनियां हैं, और इन स्टील कंपनियों ने एक दाम तय कर दिया, परफेक्ट कंपटीशन की बात मान ले रहे हैं, दाम तय कर दिया कि 20 रुपए प्रति किलो ही आप स्टील बेचेंगे, ठीक है ना। तो जब आप स्टील प्रति किलो इतने में बेचेंगे तो आप किस बिंदु पर बेचने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के लिए से हमने कहा AR बराबर MR, क्योंकि ये पार्ट 1 में इसी को ज्यादा पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इसी डायग्राम को ले रहा हूं। यानी कीमत फिक्स हो गई 20 रुपए, इससे ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। तो हर कंपनी क्या करेगी, अपनी कॉस्ट के हिसाब से उत्पादन करेगी। थोड़ी देर के लिए मान लें कि किसी कंपनी की मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट दोनों भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये है एवरेज कॉस्ट और मान लीजिए ये है मार्जिनल कॉस्ट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो जिस बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगा उस बिंदु पर उत्पादन करेगी, क्योंकि जहां MC बराबर MR होता है और MC MR को नीचे से काटता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, और ये होगा इसका प्रॉफिट। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट निकाली गई, जरा ध्यान से देखिए, जो मार्जिनल कॉस्ट निकाली गई इसमें हमने क्या क्या दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, हमने इसमें कैपिटल का इंटरेस्ट दिया, सब कुछ पेमेंट कर दिया, टैक्स भी दे दिया, और हमने इसकी मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस पॉइंट पर जो भी मार्जिनल कॉस्ट है वो 20 है, लेकिन एवरेज कॉस्ट यहाँ पर हमारी 16 है, तो हमें 4 रुपए प्रति इकाई का। लेकिन ये जो स्टील कंपनी है, ये अपना सारा का सारा कचरा, वेस्ट, जितना भी वेस्ट होता है वो चुपचाप पड़ोस में जो नदी बह रही है उसमें बेच देती है, और ये टॉक्सिक कचरा है, इसके नदी में फेंक देने के कारण यहाँ जितनी मछलियां हैं वो सब मरने लगी। और मछली कौन निकालता था, फिशरमैन। पहले फिशरमैन को कितनी मछली मिल जाती थी, मान लीजिए साल भर में 20,000 रुपए की, अब मरने के कारण मिलने लगी 1,000 रुपए की। याद रखिए, स्टील कंपनी एजेंट A, फिशरमैन एजेंट B, A ने कंपनी लगाई स्टील की, B है फिशरमैन, इसका नुकसान हुआ। सवाल यह है कि इस नुकसान का भुगतान तो ये नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये कचरा फेंक देता है, क्योंकि इसका जो ये कॉस्ट है इसने मार्जिनल कॉस्ट में नहीं जोड़ा। ध्यान से देखिए, कचरे की अगर हम 0 कचरा फेंके तो लागत कुछ होगी ही नहीं, लेकिन अगर धीरे धीरे हमारी मात्रा बढ़ती जाए कचरे की तो इससे तो नुकसान होगा। थोड़ी देर के लिए से हम कहें एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल माने इसने सोसाइटी को जो नुकसान पहुंचाया उस कॉस्ट का दाम लिख दें एक्सटर्नल सोशल कॉस्ट। ध्यान से देखिए, ज्यों-ज्यों उत्पादन बढ़ाएगा, नीचे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी। ज्यों-ज्यों ये आदमी उत्पादन बढ़ाएगा कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर 0 उत्पादन करेगा तो 0 लागत है विदेश बाहर के लिए, जितना ज्यादा कचरा फेंकेगा उतनी ज्यादा मछलियां मरेंगी, इसको हमने कहा एक्सटर्नल सोशल कॉस्ट। अब ये तो दिया ही नहीं ना किसी ने। अगर ये एक्सटर्नल सोशल कॉस्ट दे दे तो इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है जो यहां बना रहे हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट की रेखा ऊपर की ओर चली जाएगी। अगर ये मार्जिनल कॉस्ट की रेखा, कौन सी मार्जिनल कॉस्ट थी, ये ओरिजिनल दिखा रहे हैं, और ये मार्जिनल कॉस्ट दिखा रहे हैं जिसमें हमने क्या जोड़ दिया, सोशल कॉस्ट भी जोड़ दिया। तो कायदे से इसे क्या करना चाहिए था, उत्पादन केवल इतना करना चाहिए था, इसने ज्यादा उत्पादन कर दिया, मुफ्त में कचरा फेंका, नुकसान किया पूरे समाज का। इसलिए हमने क्या कर दिया, अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। ध्यान से देखिए, इसे हमने कर दिया ओवर प्रोडक्शन। क्यों कर दिया, क्योंकि जितनी हमारी लागत थी उससे हमें कम क्यों दिख रही थी, क्योंकि हमने नुकसान तो समाज का किया, हमारा तो कोई पैसा उसमें लगा नहीं, नुकसान तो किसी और का हुआ। मैंने आपको एक डायग्राम बनाया, मैं दूसरा डायग्राम भी बना सकता हूं, मैं बहुत सारे डायग्राम नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए एक चीज बता रहा हूं। इसी तरह मान लीजिए कि आप एक बहुत बढ़िया गार्डन लगाएं, बहुत बढ़िया गार्डन लगाएं, खूब सारे फूल हों,
खूब सारी खुशबू हो, खूब सारी हवा फैले। ये जो हवा फैल रही है, खुशबू फैल रही है, इसका तो पूरी सोसाइटी लाभ पहुंचा रही है। और गार्डन तो आपने अपनी जमीन पे लगाया है, तो जमीन गई आपकी, लाभ पहुंचाया बहुत से लोगों। इसी तरह अगर कोई यहाँ पर एक आदमी मधुमक्खियों का पालन करता है, इसकी सारी मधुमक्खियां क्या करती हैं, दे गो टू योर गार्डन, वहां के जितने फूल हैं उनसे लाभ लेती हैं, मधुमक्खियों का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी शहद का उत्पादन बढ़ जाता है। काम कर रहा है ए और फायदा पहुंच रहा है बी को, तो कॉस्ट सारी कौन बियर कर रहा है, मिस्टर ए, और सारा लाभ कौन उठा रहा है, मिस्टर बी। लेकिन बी तो इनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं देते, कोई कंपनसेशन नहीं देते। तो नतीजा क्या होगा, हर आदमी अपने घर में गार्डन बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि लागत उसकी हो रही है और फायदा पूरे समाज का हो रहा है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, जिनमें एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। दो चीजों में एक्सटर्नैलिटीज सबसे ज्यादा होती हैं, एक को हमने कहा एजुकेशन और दूसरे को हमने कहा हेल्थ। ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा वाहिता होती है। याद रखिए, आप पढ़ने की जो भी फीस देते हैं, जितनी भी फीस देते हैं, उससे केवल आप नौकरी की बात सोचते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद आप अपने बच्चों को फ्री पढ़ा सकते हैं। एक मैंने लाभ उठाया, भाई बहन को फ्री पढ़ा सकते हैं। दूसरा लाभ उठाया, आप नोट्स तैयार करके कुछ और काम कर सकते हैं। तीसरा लाभ उठाया, अखबार पढ़ना सीख गए तो बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी बढ़ गई, जीके बढ़ गई, वो भी लाभ है। तो एजुकेशन जो आपने की प्राइमरी में या किसी भी स्टेज पे, फीस किसकी ली गई, एक चीज की। लाभ इसके कितने हुए, बहुत, पूरे देश को लाभ हुआ। जितना देश में शिक्षा का स्तर और ट्रेनिंग का स्तर बढ़ेगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह हेल्थ, ध्यान से देखिए, कोविड में क्या हुआ, एक आदमी को बीमारी हुई तो दूसरे को भी होती चली गई। नुकसान किसका हुआ, पूरे देश का हुआ। अगर हर आदमी बिल्कुल कोविड को कंट्रोल करने में मदद कर देता, बिल्कुल बाहर ना निकलता, कुछ ना करता, तो शायद ये कोविड ना फैलता, पूरे देश को इतना नुकसान न होता। अगर हमने हेल्थ पर, कोविड पर कंट्रोल कर दिया तो अल्टीमेटली पूरे देश को लाभ हुआ, क्योंकि जब पूरा कॉलेज खुला, पूरी इंडस्ट्री खुली, तो देश का उत्पादन हुआ, वरना उत्पादन ही नहीं हो रहा था। तो ये जो दो वस्तुएं हैं, इनको सबसे ज्यादा मेरिट गुड की वस्तुएं माना जाता है। इन मेरिट गुड को बार बार याद रखिए। किसी एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे तो इस शिक्षा का लाभ ही नहीं मालूम। वो तो ये देख रहा है कि मुझे 30 रुपया महीना या 300 रुपया महीना फीस देना पड़ेगा। इस 300 रुपया महीना को अगर मैं फीस नहीं दूं तो मैं ज्यादा अच्छा खाना खा पाऊंगा, वो इसके बारे में जानता नहीं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीजों को मेरिट गुड कहते हैं, और कहते हैं कि इसको भी सरकार को बनाना चाहिए। तो मैं बार बार बताता हूं कि ये सारी चीजें कब आई, बाद में आई। पहले कौन सी आई, पब्लिक गुड, फिर आई मेरिट गुड। अब आप कहेंगे पब्लिक बैड का तो आपने उदाहरण ही नहीं दिया। पब्लिक बैड का मुझे उदाहरण देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पब्लिक बैड आप सब जानते हैं, है ना। पब्लिक बैड के बारे में क्या क्या बताऊं, बम पटाखे से लेकर के चाकू या सब चीजों को भी हम पब्लिक बैड कह सकते हैं। लेकिन सिगरेट जैसी चीजों को पब्लिक बैड कहते हैं। हम पीते हैं, नुकसान हमारा, लेकिन पड़ोस वाला आदमी मुफ्त में धुआं पाता है और उसका बिना बात के खराब हो जाता है, क्या, चेस्ट खराब हो जाता है। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, पब्लिक बैड। पब्लिक बैड में हम क्या करते हैं कि अगर दूसरा आदमी पेमेंट न करे, कंपनसेशन न करे, सिगरेट वो पी रहा है, नुकसान हमें हो रहा है, कंपनसेशन नहीं देता है, तो हम लोग इसीलिए इन चीजों पर कोई न प्रकार का टैक्स लगाने की बात करते हैं। याद रखिए, सबसे पहले इस टैक्स को किसने बताया था, पीगू ने, इसलिए इस टैक्स का नाम ही हो गया है पीगू टैक्स। पीगू टैक्स माने पब्लिक बैड पर टैक्स लगाकर उनका उत्पादन बढ़ने से रोका जाए। तो हम लोग ये सिर्फ पता करना चाह रहे थे कि पब्लिक गुड क्या है, प्राइवेट गुड क्या है, वगैरह वगैरह। ये मेरे को पढ़ाना था या डायग्राम्स के बारे में बताने की कोशिश करनी चाहिए थी। आजकल मैंने बताया कि भारत सरकार या और सरकारें, हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ चीजों का उत्पादन पब्लिक सेक्टर में करते हैं। जैसे भारत में रेल गाड़ी, अब तो खैर सब चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में थी, सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन में थी। यानी आजकल सरकारें ग्रोथ के बारे में भी सोचती हैं। सरकारों का एक और काम होता है इनइक्वालिटी को कम करना, आय की असमानता को कम करना। ये सारी चीजें सरकार के कामों में आती हैं और सरकार को सब चीजों पर खर्च करना पड़ता है।
तो कुल मिलाकर सरकार किन चीजों पर खर्च करती है, इसके लिए हम पहले ट्रेडिशनल वाला मॉडल पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल माने बहुत पुराना, ये मॉडल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आज इसको पढ़ा देता हूं। इसको डाल्टन ने दिया था, बहुत पुराना है, शायद अब इम्तिहान में ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, बस सिर्फ ये याद रखिए। डाल्टन, इन्होंने अपनी किताब 1925 में लिखी। इनको फादर ऑफ पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि इनकी किताब का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन्होंने दिया, उसका नाम क्या रखा, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। बार बार याद रखिए कब के हैं, मैंने डेट लिख ली इसलिए आपको रट जाना चाहिए कुछ चीजें। 1927 में आई थी इंडिफरेंस कर्व। उससे पहले क्या था, मार्शल के सिद्धांत लागू होते थे, क्लासिकल सिद्धांत लागू होते थे। मैं क्लासिकल सिद्धांत के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज याद दिला देता हूं। क्लासिकल प्रिंसिपल्स में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, वो कहते थे यूटिलिटी को नापा जा सकता है, सैक्रिफाइस को नापा जा सकता है। वी कैन मेजर यूटिलिटी एंड सैक्रिफाइस। किससे नाप सकते हैं, मनी से नाप सकते हैं, या उन्होंने एक अपना शब्द दिया था यूटिल्स से भी नाप सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है क्या, ध्यान से देखिए। एक डायग्राम बनाइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मैं इसका एक नया डायग्राम भी बना दूंगा। आता नहीं है इम्तिहान में, लेकिन क्योंकि कोर्स में इसलिए मैं बता जरूर दे रहा हूं। इसको अगर आए भी तो कोशिश करिएगा कम करिएगा। तो अगर आप एक यूनिट टैक्स लगाएंगे, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, सैक्रिफाइस। और फिर सरकार क्या करेगी, इसी यूनिट टैक्स को लगाकर खर्च कर देगी आप ही के ऊपर। इसको कहेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो किस पर खर्च करेगी, आप ही के ऊपर खर्च करेगी। तो आपको क्या मिलेगा इससे, यूटिलिटी। तो इधर हम क्या ले रहे हैं, टैक्स, और ये मान ले रहे हैं कि जितना टैक्स लग रहा है उतना ही सरकार का व्यय है, दोनों बिल्कुल बराबर है। तो जब एक यूनिट टैक्स लगेगा तो आपका सेक्रीफाइस बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, बिल्कुल पक्का आप जानते हैं। इसलिए कम होगा क्योंकि निश्चित रूप से आपकी आमदनी 1 करोड़ है, अगर आपसे 10 रुपया टैक्स ले लिया गया तो टैक्स का खर्च या त्याग कम होगा। जितने लोगों की आमदनी 1 करोड़ है, सबसे 10-10 रुपया ले लिया जाएगा, देन ऑल्सो देयर सैक्रिफाइस विल बी मोर। लेकिन ज्यों-ज्यों टैक्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, हमारी सैक्रिफाइस बढ़ती दर से बढ़ती जाएगी। इसे हमने कहा मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, सीमांत सामाजिक त्याग। अब पहली इकाई किस पर खर्च करेंगे, देश की रक्षा पर खर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। दूसरी इकाई किस पर करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन ज्यों-ज्यों ज्यादा खर्च करते जाएंगे, बार याद हमारा रखिए कौन सा प्रिंसिपल है, जिस चीज की मात्रा बढ़ती जाएगी, चाहे जो हो, उसकी उपयोगिता घटती चली जाएगी। इसलिए हमने इसको कहा मार्जिनल सोशल बेनिफिट। देखिए बिल्कुल वही चित्र बन गया जो पब्लिक क्या कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन का चित्र है। एक इकाई टैक्स लगाने से इतना त्याग हुआ, इतना फायदा हो गया। तो निश्चित रूप से अगली इकाई लगाइए, अगली इकाई लगाइए, अगली इकाई लगाइए। उस पॉइंट के बाद मत लगाइए जहां मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस बराबर हो। ये बिंदु आपका संस्थिति का बिंदु होगा। पूरे के पूरे क्लासिकल अर्थशास्त्र एक ही डायग्राम से समझाया जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको इसी ढंग से समझा दिया। इसकी आलोचना करने के लिए बहुत सारी आलोचनाएं हैं, यूटिलिटी और सैक्रिफाइस को मेजर नहीं किया सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक इकाई टैक्स को डिफाइन करना, एक इकाई यूटिलिटी को डिफाइन करना संभव भी नहीं है। एक आलोचना लिख दीजिए तो काम बल जाएगा। दिस थ्योरी इज आइडियलिस्टिक। यह केवल आदर्शवादी सिद्धांत है। तब तक टैक्स लगाओ जब तक प्राप्त होने वाली उपयोगिता उससे ज्यादा हो। उस बिंदु के बाद टैक्स मत लगाओ जब होने वाला त्याग यूटिलिटी से ज्यादा हो। ये बिंदु कभी थ्योरी में तो पाया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने आपसे पहले बताया कि पुराने सारे सिद्धांत यूटिलिटी वाले ऐसे ही हैं। मैंने यहाँ तक आपको बताया, लेकिन अब मुझे पढ़ाना है असली पब्लिक फाइनेंस। मैं उसका इंट्रोडक्शन कर दे रहा हूँ आज, और मैं बिल्कुल संडे के दिन बड़ा क्लास लूंगा। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, अमन जी हमारे को टाइम देंगे, लेकिन करीब 11 बजे से लूंगा 1 बजे तक। तो लेट मी टेल यू कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, पहले बता देता हूँ।
पब्लिक फाइनेंस के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट जो आपको पढ़ना है वो है पब्लिक रेवेन्यू, सार्वजनिक आय। और सार्वजनिक आय दो तरीके से प्राप्त होती है, एक को कहते हैं टैक्स प्लस नॉन टैक्स इनकम, और दूसरे को कहते हैं पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण। तो ये आपको पहले पढ़ना है, मैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, यहीं से शुरू करूंगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। दूसरा होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय। इसमें आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल्स सारे पढ़ने हैं इसके, और इसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव ये पढ़ना है। तीसरी चीज जो आपके कोर्स में वो है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ये भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये हिस्सा है मेन, चौथा हिस्सा आपके कोर्स से हटा दिया गया है क्योंकि इस बार कोर्स कम कर दिया गया है। तो हमको शुरू करना है पब्लिक रेवेन्यू से, सार्वजनिक आय से कैसे मिलती है, किस किस तरीके से मिलती है ये भी पढ़ना है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ना है, फिर इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन पढ़ना है। इस पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रश्न या तो रेवेन्यू, मतलब लगभग समझ लीजिए सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से आते हैं। इसके बाद पब्लिक गुड, और कभी कभी कुछ और प्रश्न भी आ जाते हैं, राइट। इनके बारे में हम लोग देखेंगे फिर से। तो आज क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी भी जाना है और 9:57 हो गया है, मेरा क्लास पता नहीं बहुत देर में शुरू हुआ था, तो आई एम लीविंग इट टुडे। हम लोग, अमन जो भी हो, आई एम कमिंग बैक टू यू, आई एम स्टॉपिंग दीज थिंग्स। हाँ अमन जी, आप हमें देंगे, और अब हमारी पढ़ाई सीरियसली शुरू होगी, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया है, पब्लिक गुड्स। अब मैं पढ़ाऊंगा पूरा टैक्स वगैरह का सिस्टम, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स, और सारे डायग्राम सहित। मैं पहले डायग्राम वाले पढ़ा दूं, पब्लिक फाइनेंस खत्म करने के बाद मैं बैंकिंग पढ़ाऊंगा पूरी, सेंट्रल बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जिसे हमने पहले पढ़ाया था, जिनमें कम लड़के थे। हाँ यस अमन। सर मनी कहीं पढ़ा रहे हैं आप, मनी वाला टॉपिक? मनी बेटा पढ़ाऊंगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं बहुत तेज पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक घंटे, डेढ़ घंटे का क्लास मिलना चाहिए ना, आधे घंटे में तो सब टाइम। आप देखिए आज शुरू ही कितनी देर में कर पाए, 9:15 पे शुरू कर पाए। द रीजन भी आप जानते हैं, द रीजन इज ऑल्सो नोन टू यू। लिंक हमको जब इतनी देर में भेजोगे, सबको इतनी देर में भेजोगे, तो हम कैसे कर पाएंगे। हमको एक ऐसा लिंक तो मिलना चाहिए ना जहां आपसे जुड़ पाए, वेयर आई कैन ऐड यू पीपुल, आप लोगों को जोड़ सके। इसीलिए मैं अपना क्लास, मैंने आपसे बताया कि मैं, अब कल मौनी अमावस्या है, अब मैं कैसे कल क्लास, कोई सर हम लोगों को सर एक दिन पहले मिल जाता है, आपको 5 मिनट पहले नहीं मिल पाता। 5 मिनट पहले भी नहीं मिला, यही तो कह रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। मुझे भी भेज देना चाहिए ना भाई, हम दोनों जने, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है भाई, बिना उसके नहीं चलता। आपको संडे का क्लास मैंने कह रहा हूं पहले ही से, मैं 11 से 1 कर दूंगा, उसमें मैं टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ा दूंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन भर का उस दिन पढ़ा दूं। मैं तेज चलना चाहता हूं, ताकि नेचुरली मार्च में, अप्रैल के शुरू में हमारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए ना, मैं तो थोड़ा लेट हूं। और मैं जो पुराना पढ़ा दिया हूं वो भी भेज दूंगा। नंबर दे दीजिएगा सर। अरे मेरा नंबर लेके क्या करोगे भाई, मेरा नंबर एक अमन के पास है, उसी के पास रहने दो, ठीक है। अब आज मेरा एक और क्लास। हाँ बोलो सर, आप एक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, उसी पे सारा डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल, वाह भाई, इसने कुछ नई चीज बताई भाई। मैं टेलीग्राम चैनल पर हूँ नहीं, बता रहा हूँ आपसे। टेलीग्राम चैनल बना लीजिए। अब ये अमन को बनाने दो, तुम्हारे क्लास में एक लड़का है, उसी को बनाने दो, जो बना रहा है, लेट हिम डू इट। क्यों परेशान हो तुम? ठीक है सर, ठीक। ओके सर, थैंक यू। We are meeting on Sunday, that is all, right? ओके सर। ओके सर, ठीक है, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अमन भाई, हमारी बातों को सुन पा रहे हैं आप? अमन शुक्ला जी। हेलो अमन जी, टेलीग्राम बना दीजिएगा एक, उसी में सबको ऐड कर दीजिएगा। सर को भी ऐड कर दीजिएगा। अब
के चले हो? नेला कोई चलेगा इसमें से? थैंक यू सर।